जगह ले ले। आज हम लोग आगरा में हैं। और पिछले 1-1.25 घंटे से मैं इस मंच पे बोलने वाले हमारे स्पीकर साथियों को सुन रहा हूं। बहुत सारी बातें जो मैंने समझने का प्रयास किया, जिनकी तरफ मेरा ध्यान केंद्रित हुआ, जिन पीड़ाओं को मन के भाव को नव जागृति कठेरिया धानुक समाज महासंघ के माध्यम से समाज की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए मैं नव जागृति कठेरिया धानुक समाज महासंघ को, उनकी पूरी टीम को 8वें स्थापना दिवस के अवसर पे बहुत बहुत बधाई देता हूं, मंगल कामनाएं करता हूं। मेरा बस एक आग्रह है, जो लोग वीडियो बना रहे हैं वो अपनी फ्लैश बंद कर लें। फ्लैश लाइट जलेगी तो एकदम से रिफ्लेक्शन होगा आंखों में। ये 2 लोग जो हैं, जिनके वो चेक कर ले, जो लोग वीडियो बना रहे हैं, तो उनको खुद पता लग जाएगा कि उनकी फ्लैश जल रही है या नहीं जल रही। ऐसे पता नहीं लगता है, वो स्वयं देखने से पता लगेगा। फ्लैश बंद कर लो, वीडियो बना लो, रिकॉर्ड कर लो, अपने पास रख लो, बस फ्लैश बंद कर लो। धन्यवाद। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। इसलिए नमन करता हूं कि जब हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि जीवन इतना आसान नहीं था जितना आज दिखाई देता। और अगर हमने अपने आंदोलन को मजबूत करके आगे नहीं बढ़ाया तो जो आज है वो कल रहेगा, इस बात की भी कोई गारंटी किसी के पास नहीं। प्यारे साथियों, हमारा देश बहुत प्यारा है। जैसे इस मंच पे बहुत सारे सम्मानित चेहरे नजर आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, हमारी बहनें हैं, कर्मचारी, अधिकारी, रिटायर हुए साथी हैं, राजनीति में जिनके कल के भविष्य बड़े सुनहरे होंगे। इस प्रथम पंक्ति में, द्वितीय पंक्ति में, तृतीय पंक्ति में ऐसे बहुत सारे साथी नजर आते हैं। मेरी तो आप सबके लिए भी मंगल कामना है, सामाजिक रूप से भी, जो इधर बैठे हैं उनके लिए भी, जो उधर बैठे हैं उनके लिए। लेकिन अगर हम जागरूक समाज हैं तो हमारा ध्यान हर एक उस चीज पे होना चाहिए, चाहे वो चीज हमारे पक्ष में हो या हमारे विरोध में। मैं इस तरह से समझाने की कोशिश करूंगा, अगर आपके मकान के बराबर में हल्का हल्का पानी जमा हो रहा है और आप उसको इग्नोर कर रहे हो, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, और उस पानी की क्षमता लगातार बढ़ रही, तो ऐसा हो सकता है कि एक दिन वो पानी आपकी बुनियाद में चला जाए और परिणाम ये हो कि आपका बना बनाया मकान गिर जाए। इसलिए अपने आसपास होने वाली हर एक चीज पे जागरूक समाज को नजर रखनी चाहिए।
प्यारे साथियों, मैं बड़ा स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूं, जब सागर भाई और उनकी टीम भाई हिमांशु जी के नेतृत्व में दिल्ली मुझसे आके मिली थी, तो उन्होंने मुझसे आग्रह किया था कि हम नव जागृति कठेरिया धानु समाज महासंघ का स्थापना दिवस मनाना चाहते हैं और आपको मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाना चाहते हैं। मैंने इनसे कहा कि भाई उत्तर प्रदेश का चुनाव है, समय थोड़ा सा कम है, तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इन्होंने मुझसे कहा कि हम उत्तर प्रदेश में ही कार्यक्रम करेंगे, हम आगरा में कार्यक्रम करेंगे। तो मैंने इनसे कहा कि मैं फिर पूरा प्रयास करूंगा कि आपके कार्यक्रम में आके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने का मौका मैं दूंगा। और मैं समझता हूं क्योंकि समाज अभी बटा हुआ है, तो विरोध और समर्थन तो होता ही है। मुझे नहीं पता कि समर्थन में कितने लोग थे और विरोध में कितने लोग थे, मेरी जानकारी में ये बात नहीं। लेकिन मेरी जानकारी में एक ही बात है कि अगर मैं यहां मुख्य अतिथि भी ना होता, मैं आपसे मिला भी ना होता, लेकिन जब आपको मेरी जरूरत होती तो हम सब लोग आपके साथ खड़े होते। इस बात को आप मुझसे पहले जानते। प्यारे साथियों, एक नाम जो है, जो मेरे कानों में गूंजा, पहले अनिकेत जी ने बताया और फिर यहां से सागर जी ने जब अपनी बात रखी, तो आज क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, आज शहादत दिवस है रामपाल मंडल जी की। रामपाल मंडल जी जिन्हें 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद 1943 जब वो 19 साल के थे, कितने साल के? 19 साल के। जब वो 19 साल के थे तो उन्होंने इस भारत की आजादी की रक्षा के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा था। ऐसे महान क्रांतिकारी को, वीर सेनानी को, बहादुर योद्धा को मैं नमन करता हूं, अपनी आदरांजलि अर्पित करता हूं। और मैं यहां आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आजाद भारत में जब वोटिंग राइट मिला तो 19 साल के व्यक्ति को वोटिंग राइट नहीं था। या ये समझिए कि आज भी आप लोकतांत्रिक व्यवस्था को देखेंगे तो 25 साल का व्यक्ति विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है, लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, लेकिन 19 साल का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन 19 साल का व्यक्ति अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए रामपाल मंडल जी की तरह बलिदान देकर समाज का और देश का नाम गौरव से आगे बढ़ा सकता है। ये हमारे पास उदाहरण है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आज मेरे माध्यम से और आज के बाद इस तमाम ये जो बहुजन शक्ति सामने बैठे, इनके माध्यम से देश रामपाल मंडल जी को भी भूलेगा नहीं। क्योंकि मैं तो जितने क्रांतिकारी मेरी नजरों में आ गए, चाहे वो शहीद करतार सिंह सराभा हो, चाहे शहीद उधम सिंह जी हो, जो नौजवान होते जिन्होंने शहीद आजम सरदार भगत सिंह हो, मैं तो सभी का नाम लेता था। लेकिन मुझे तो आज पता लगा, मेरी जानकारी में तो आज आया कि भागलपुर में भी एक महान योद्धा ने बलिदान दिया था जिनका नाम रामपाल मंडल जी था। बहुत बड़ी बात है, सबको ये गौरव की बात है। जो लोग सवाल करते हैं कि देश की आजादी में हमारा बलिदान कितना है, ये उनकी जानकारी के लिए है कि जब आप सोच रहे थे कि हम लड़ेंगे, तब हमारे परिवार के लोग बलिदान दे रहे थे मातृभूमि की रक्षा के लिए। प्यारे साथियों, मैंने मंच से बहुत कुछ महसूस किया कि जब कोई संघर्ष करने के लिए निकलता है तो जैसा मैंने कहा, विरोध भी होता है, आलोचना भी होती है, अपमान भी होता है, नुकसान भी होता है।
लेकिन जो समाज से प्रेम करते हैं, जो दीवाने हो जाते हैं समाज की लड़ाई लड़ने में, वो किसी चीज की परवाह नहीं करते, बिल्कुल परवाह नहीं करते। वो अपने निरंतर काम पे लगे रहते हैं, और जो निरंतर काम पे लगे रहते हैं वही लोग निकट भविष्य में सफलता को प्राप्त करते हैं, अपनी जगह बनाते हैं। हम लोग तो इस काम को लंबे समय से कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं कि हमें महसूस होता है कि हमारी ये जवानी किस काम की, अगर हम समाज पे होने वाले अन्य अत्याचार के खिलाफ बोल भी नहीं सकते, आवाज भी नहीं उठा सकते, संघर्ष में नहीं कर सकते, और अपने इस कमजोर समाज को न्याय नहीं दिला सकते, तो हमारी जवानी का क्या फायदा। प्यारे साथियों, मैं तो एक चीज जानता हूं, और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, जो लोग मुझसे प्रेम करते हैं उनको बिल्कुल कहना चाहता हूं, वो इसको नोटिस करें। 3-4 दिन पहले मैं एक धार्मिक कार्यक्रम में गया था। वहां एक व्यक्ति ने तकरीर की, अपनी बात रखी। तकरीर का मतलब होता है अपनी स्पीच देना, अपनी बात रखना, जैसे मंचों से आप सुन रहे हैं। असल में हम उर्दू के भी बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं, वर्ड यूज करते हैं, तो ये मैंने कहा आप भूल ना जाओ तो बता दिया। उन्होंने जब अपनी बात रखी, उन्होंने 2-3 जो उनकी बातें थी वो मुझे इतनी प्रभावित करके गई कि मुझे लगा कि वो बात मुझे आपके सामने भी रखनी चाहिए, और आपके ही नहीं सामने, मैं हर उस व्यक्ति के सामने रखना चाहता हूं जो उन तस्वीरों में, जो तस्वीरें वहां लगी हैं उनमें विश्वास रखता है, उनसे प्रेम करता हूं, उन महापुरुषों से जिनकी महापुरुषों की तस्वीरें ऊपर लगी हैं, उनसे प्रेम करता है, उनमें विश्वास रखता हूं। तमाम महापुरुषों को जो मानता है उनको इस बात पे जरूर ध्यान देना चाहिए। पहली बात क्या है, बाबा साहब अंबेडकर हमें जमात बना के गए थे। हम इस देश में जातियों में बटे थे, टुकड़ों में बटे थे, हमें जोड़ के बाबा साहब अंबेडकर ने शेड्यूल कास्ट बनाया। शेड्यूल कास्ट, हम ABCDEF के नाम से पूरे देश के कोनों कोनों में बटे हुए थे। हमें जोड़ने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने हमारी पहचान की, और पहचान ऐसे नहीं हुई है, आप याद रखना मेरी बात को। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट आप पढ़ लेना, आपको खोजा गया, आपका इतिहास खोजा गया, आपकी संस्कृति खोजी गई, आपकी आस्था, आपका विश्वास, आपका रहन सहन, आपका खान पीन सब खोजा गया, और तब ये संयुक्त जो है, जो वर्ग बने, जिसमें हमें शेड्यूल कास्ट के अंदर रखा गया है, जिसमें आज 1200 से ज्यादा जातियां हैं। हम दुश्मन को तो बहुत दोष देते हैं, विरोधियों को बहुत दोष देते हैं, कभी कभी हमें अपने अंदर भी झांक के देखना चाहिए। दूसरों को कोसने से कभी काम आगे नहीं बढ़ेगा। दुश्मन की जगह, विरोधियों की जगह, विरोधी सही शब्द है दुश्मन की अपेक्षा, क्योंकि दुश्मन मानवता में कोई हो नहीं सकता है, तो विरोधियों की जगह हमें अपने अंदर भी झांक के देखना चाहिए। क्या हम वर्ग बन पाए? नहीं प्यारे साथियों, हम लोग वर्ग नहीं बन पाए, हम अपनी जातियों तक सीमित रह गए, और ये हमारी ताकत नहीं है, ये हमारी कमजोरी। और मैं इसके लिए किसी जाति को दोष नहीं देना चाहता, क्योंकि हमारे नेताओं ने भी हमें छलने का काम किया है, हमसे मेहनत मदद तो ली है, लेकिन जब हमारे हिस्सेदारी की बात आई, हमारे सम्मान की बात आई, जब हमें आगे बढ़ाने की बात आई, तो हमसे मुंह फेरने का काम भी हुआ है। इस बात को भी मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता हूं। मैंने इतिहास पढ़ा है, मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कहूंगा कि गलती हम लोगों के अंदर थी, और उसका फायदा विरोधी लोगों ने उठाया। वो कभी हमें कुछ नहीं देना चाहते। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मुझसे आप एफिडेविट लिखवा लो। मेरी उम्र 40 साल के लगभग है, लेकिन मैंने 20 साल सड़कों की खाक छानी है, और मैं गरीब परिवार से आता हूं। मेरी माँ घास लेके आती थी, दूध बेच के उन्होंने हमारा घर चलाया है। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल के टीचर थे, 6 परिवार के बच्चे, और खुद 2 वो पति पत्नी, और परिवार के और लोगों का भी, रिश्तेदारियों का भी, भाइयों के बच्चों का भी, बहन के बच्चों का भी, तमाम जिम्मेदारियों को, क्योंकि एक व्यक्ति नहीं होता, एक समुदाय का जो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ से जुड़ा होता है। भात होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, लेन देन होता है, सहयोग होता है, एक बड़ा विस्तृत होता है। इसका उदाहरण कभी देखना हो तो देखना, जब शादी ब्याह होते हैं तो 300-400 लोग जुट जाते हैं। बारात में जाने के लिए बस कम पड़ जाती है, कुछ रिश्तेदार कहते हैं हम गाड़ी से ही जाएंगे,
बस में नहीं जाएंगे, हमारा अपमान हो जाएगा। लेकिन जब अन्याय के खिलाफ लड़ने की बारी आती है तो वो रिश्तेदार भी गायब हो जाते हैं, ना बारात की बस भरी जाती, ना गाड़ी भरी जाती। समाज बड़ा विचित्र है। ये मेरा अनुभव है, प्रैक्टिकल मैंने किया। जब कहीं किसी की कोई साथ दुर्घटना हो जाती है, आप देखना, जब कोई हमारे बीच से चला जाता है, उसकी अंतिम यात्रा में हजारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन जब वो न्याय की मांग कर रहा होता है तो सैकड़ों लोग जो कहते हैं, जो रोज उनसे कहते हैं कि हम आपके अपने, वो भी नहीं खड़े हो पाते। बहुत विचित्र स्थितियां। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मेरे पास अनुभव है, मैं बहुत जमीन से आया हूं। मेरे पिताजी ने किस किस तरह से पाल पोस के हमें बड़ा किया। 6 भाई बहन को पढ़ाना, उनके लिए मकान बनाना, उनकी आवश्यकता को पूर्ति करना, ट्यूशन से लेके उनके खान पीन को अच्छा रखना। अभी तो हमारी दूसरी पीढ़ी आगे बढ़ी थी तो हमें चीजें समझ आई हैं कि किस तरह से संघर्ष करना पड़ता है। तो मैं तो सामान्य परिवार से आया हूं, इसलिए मैं इन बातों को जानता हूं कि हालात बहुत अच्छे नहीं है। और मैं बात जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं कि जो लोग आज आंदोलन वगैरह चला रहे हैं, वो हमें कुछ देने के लिए आंदोलन नहीं चला रहे। मैं गारंटी दे कहता हूं, मैं कोरे कागज पे साइन करने को तैयार हूं। अगर मेरे किसी भी समाज को, शेड्यूल कास्ट के किसी भी जाति को, पिछड़े वर्ग की किसी भी जाति को अगर हमारे हिस्से से भी काट के कुछ मिलेगा, मैं गारंटी देके कहता हूं, मैं चंद्रशेखर आजाद, मैं आपको एफिडेविट लिख के देता हूं कि मैं सबसे आगे खड़ा होऊंगा कि अगर मेरे किसी व्यक्ति को कुछ मिल रहा होगा, सबसे आगे खड़ा होऊंगा। आज मेरी बात को ऑन रिकॉर्ड नोट कर लो। मेरे दो साथी जो बिल्कुल मेरे साथ कंधे से कंधा मिला काम करते हैं, भाई हिमांशु जी और निकेत जी, ये दोनों यहाँ इस बात के गवाह बैठे। हमारे यहाँ मीटिंग्स होती है, चर्चा होती है कि अगर कहीं किसी दिन देने की बात आएगी तो मैं बताऊंगा। क्योंकि मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं कि जब मैंने इतिहास पढ़ा है तो मुझे महसूस हुआ है कि कहीं ना कहीं गलतियां हुई, कहीं ना कहीं विरोधाभास पैदा हुआ, कहीं ना कहीं चूक हुई है, कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया, उसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। तो मैं बेवकूफ नहीं हूं, और जो आदमी बेवकूफ नहीं होता वो चीजों को और गहराई से समझता है। इसलिए मैं आपको कह सकता हूं कि जिस दिन आपको लगे, अगर आपसे कोई आगे बहुत हवाई बातें करे कि हम आपको चांद पे बिठा देंगे, आपको ये दे देंगे, एक बार आप मुझसे विचार कर लेना, मुझसे चर्चा कर लेना। अगर वो आपके लिए बेहतर होगा, मैं गारंटी देके कहता हूं कि मैं सबसे आगे खड़ा होऊंगा जहां आपको कुछ देने की बारी आएगी। आप मेरी बात को याद, लेकिन आप महसूस करके देखो, जिनको हम जाति के आधार पर नेता मान के वोट देते हैं, ताकत देते हैं, लेकिन जब हम पे जुल्म, जाति, अन्य अत्याचार होता है या हमारी तरक्की की बात होती है, तब वो गायब क्यों हो जाते हैं? तब उनके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकलती? तब वो हमारे साथ क्यों नहीं खड़े होते? तब वो हमारी आवाज क्यों नहीं बनते? तब वो सामने विरोधी के खड़े क्यों नहीं कहते कि इनकी तरफ आंख मत उठाना, मैं बैठा हूं? आजादी के 75 साल बाद भी एनसीआरबी का डेटा उठा के देखो, देश में लाखों महिलाओं के साथ रेप हत्या होती है। मैं आपको एफिडेविट देके कह रहा हूं, आप उनकी जातियां भी चेक कराओ, वो 99.99% SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज की बेटियां है, बहनें हैं। आप चेक करके देखो इस देश की व्यवस्था। बहुत कुछ हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम आरक्षण में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। वही लोग जो आरक्षण को गाली देते हैं, हमारी एकता को तोड़ने के लिए कहते हैं हम आरक्षण में सुधार करना चाहते हैं। कैसा सुधार? कि आरक्षण इनको मिलना चाहिए, आरक्षण उनको मिलना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने, जिन महापुरुषों ने आंदोलन चलाए, समाज को जोड़ने का काम किया, और जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो पूरी वो है, उनसे विद्वान व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। उन्होंने जो चीजें तैयार की है वो इनके मनोभाव को समझ के तैयार की है कि कुछ देने वाले नहीं। मैं इसका एक उदाहरण आपको बताता हूं। मैं जब ये सोच रहा था कि राजनीतिक दल क्यों बना जाए, तो मैं बाबा साहब के को स्टडी कर रहा था। तो मैंने देखा कि बाबा साहब तो विद्वान व्यक्ति थे, महापुरुष थे हमारे लिए, हम उनको भगवान का दर्जा लगभग देते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में 3 पार्टियां बनाई और कई सामाजिक संगठन बनाए, कई पत्रिका निकाली, कई अखबार निकाले। तो मैंने सोचा बाबा साहब अम्बेडकर बार बार क्यों बना रहे थे भाई पार्टियां? जब उस समय कांग्रेस पार्टी थी, अकाली दल था, मुस्लिम लीग था, लेफ्ट की पार्टियां थी, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने दल क्यों बनाया? तो जब मैंने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा तो मुझे समझ आया, बाबा साहब अम्बेडकर ये कह रहे हैं कि जिन्होंने सदियों तक
हमारी बहनों के तनों पे कपड़े नहीं थे, तन के ऊपर हम पे खाने को अच्छा भोजन नहीं था, हमारे लिए सरकारी विद्यालय नहीं खुले हुए थे, हम पे अच्छे रहने के लिए मकान नहीं थे, हम पे स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी। इतिहास इस बात का गवाह है। जिन्होंने नहीं पढ़ी, मैं भोंदुओं से तो डिबेट करने से रहा। कोई आए सांसद किसी पार्टी का, आए राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर डिबेट करूं तो मैं डिबेट में जवाब दूं। कोई आरक्षण पे कर ले डिबेट, कोई किसी भी चीज पे डिबेट कर ले, कोई आए तो बराबरी का तो हो मुकाबला। अब बताओ, जो जिसका मुकाबला हमारा जिला अध्यक्ष का, उनसे थोड़े डिबेट करूंगा है भाई, उनसे तो नहीं करूंगा। ये तो अनिकेत कर लेगा, हिमांशु, ये दोनों हमारे नेता, ये चकसाब कर लेंगे, तो यही लोग कर लेंगे अगर किसी डिबेट करनी हो। तो आप महसूस करके देखो कि इतनी बुरी स्थिति के बाद भी हमारे लिए किसने कुछ नहीं सोचा। हमारे ही महान पुरुषों को खड़े होना पड़ा, लड़ना पड़ा, अपमान सहना पड़ा, आरोप सहने पड़े, आलोचना सहनी पड़ी, और कई बार तिरस्कार, बहिष्कार तक का सामना करना पड़ा। तब जाके हमें इस देश में जो मिला है, तब जाके हमें मिला है। इसलिए मैं समझता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि भाई ये लोग ना आपको जीते जी कुछ देंगे, ना मरने के बाद कुछ देंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि अब मैंने आपको वोट का अधिकार दे दिया है, अब आप अपना दल बनाओ, दल बनाओ, और दल बना के बल पैदा करो, और बल बना के अपनी समस्या का हल करो। इसलिए उन्होंने लेबर पार्टी ऑफ इंडिया बनाई, मजदूरों के हालातों को सुधार करने के लिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया बनाई। फिर जब आगे बढ़े तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई, और जब वो लखनऊ में 48-49 में आए तो पिछड़े सम वर्ग के हमारे भाइयों ने, जो डिप्रेस्ड कम्युनिटी है पूरी आजादी से पहले, 50 से पहले, जिनको हम देखते हैं, पढ़ते हैं, उन्होंने ये कहा कि बाबा साहब आपने सेपरेट कर दिया शेड्यूल कास्ट बना के, हम भी आपके साथ काम करना चाहते हैं, तो आप इसका विस्तार करो। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को सही माना और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का मसौदा तैयार करने के लिए दे दिया कि अब आरपीआई के जरिए हम लोग इस देश के हर कमजोर व्यक्ति को साथ लेके चलेंगे। इतना कुछ देने वाले, इतनी कुछ जो है देश के लिए बलिदान देने वाले, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए। और मैं तो बताता हूं, हमारी बहन बड़ा अच्छा बोल रही थी, मैंने तो आज उनको सुना, मैटरनिटी लीव से लेके 8 घंटे का मजदूरों को जो काम 12 घंटे से घटा किया, ये सब बाबा साहब की देन है। तो महिलाओं को जो संपत्ति में अधिकार मिला, ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। तो मैं ये सोच रहा था कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर तो हमसे बुद्धिमान व्यक्ति थे, ज्ञानी व्यक्ति थे, महापुरुष थे, उनको इस बात का पता था कि ये दल ताकत तो हमसे लेंगे, काम किस अपने लोगों करेंगे। इसलिए उन्होंने हमें प्रेरित किया कि दल बना के बल पैदा करो, बल बना के अपनी समस्या का हल करो। उन्हीं के फॉर्मूले को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। हमने कोई नया काम नहीं किया है। हम ये जानते हैं कि आज जो सत्ता से बाहर है और गली गली कहते फिर रहे हैं कि हम आपको रोजगार देंगे, सामाजिक न्याय करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जब वो लंबे समय सत्ता में रहे, इनमें से एक भी काम उन्होंने नहीं किया, वरना हमारा पिछला आंकड़ा पूरा फिल होता, हमारा बैकलॉग खाली नहीं होता इस देश। और जो आज सत्ता में है, जो धर्म के नाम पे भाईचारे की बात करते हैं, उन्हीं के लोग खड़े होकर हमें मिले संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने की बात करते हैं। अगर हमें SC/ST एक्ट के रूप में प्रोटेक्शन मिला है, जो हमारी हत्या होने पे 8,25,000 रुपए का हमें मुआवजा देके कोर्ट में ताकत देता कि जाओ, जिसने हत्या की है उसके खिलाफ खड़े होकर मजबूत रह के सजा कराओ कि दोबारा तुम्हारे खिलाफ कोई खड़ा ना हो सके, तुम्हारे साथ जुल्म ना कर सके। तो ये भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसको भी कहते हैं खत्म करो, खत्म करो। आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, जब से मैं लोकसभा में गया हूं, मैं SC/ST पार्लियामेंट्री कमेटी, वेलफेयर कमेटी का मेंबर हूं। जितने डिपार्टमेंट है जिनसे आप मुखातिब हो सकते हैं, बात कर सकते हैं, आप पता करके देखना कि जब मैं उस कमेटी की मीटिंग में जाता हूं तो अगर एक व्यक्ति के साथ भी अन्याय होता है तो सामने वाले से लड़ जाता हूं कि मेरे व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं सहूंगा। याद रखना मेरी बात। आप पता करा के देख लेना। आपका कोई साथी बैंक में हो, किसी स्टेट की मशीनरी में हो, उस तरह से सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी हो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, आप पता करके देख लेना। DGP ADGP हो कि जब वो आदमी खड़ा होता है
तो अपने लोगों की आवाज को किस तरह से उठाता। तो मैं तो सबकी आंखों में चुभने लगा हूं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कोई पट्टा करवा के नहीं आया कि भाई मुझे कोई डर हो। मैं जब तक जीऊंगा अपने लोगों के अधिकारों पे हमला नहीं होने दूंगा, ये बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं लोकसभा में इसलिए गया, मैं लोकसभा के वहां तनख्वाह के लिए या जो किसी के आगे पीछे घूमने के लिए थोड़ा ही गया, अपने लोगों की आवाज उठाने के लिए गया। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अभी मैंने प्रस्ताव दिया 1 साल पहले, ये जो SC ST को कंपनसेशन मिलता है, आप मेरी बात को सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। इसका जो इसमें मुआवजा मिलता है कम है, ये बढ़ा के 30 लाख रुपए होना चाहिए। अगर हमारे व्यक्ति की हत्या हो या उसके साथ कोई जघन्य अपराध हो तो कम से कम 30 लाख रुपए का मुआवजा उसको मिलना चाहिए। समझे मेरी बात को? मैं सिर्फ भाषण नहीं देता हूं, वो टेक्निकल काम जिसकी आवश्यकता है, लिखा पढ़ी काम, उसको भी करता हूं। तो मुझसे सब लोगों ने कहा साहब इससे क्या होगा? मैंने कहा इससे ये होगा कि जिस परिवार का कोई व्यक्ति चला जाएगा तो वो कम से कम, उसके बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, किसी के हाथ नहीं फैलाएंगे, वो कम से कम मुख्य धारा में तो नहीं लेकिन कम से कम थोड़ा सा अपने आप को संभालने की कोशिश करेगा, उसको संबल मिलेगा। तो बोले ठीक है जी, इस पे कोशिश करते हैं। मैंने कहा प्रस्ताव भेजो, बाकी गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दो, आपको प्रस्ताव भेजना चाहिए। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं, वही अकेला आदमी था जो पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर बिल लाया कि SC ST OBC के लोगों को प्रमोशन में नहीं, SC ST OBC के लोगों को निजी क्षेत्र में आरक्षण मिलना चाहिए। जब मैं लेके आया तो इस पे बड़े लेख वेख लिखे गए कि चंद्रशेखर तो आगे आरक्षण की मांग कर रहे हैं। क्यों ना करें आरक्षण की मांग, क्यों ना करें? अगर इस देश की सरकारों ने 75 साल बाद भी प्रधानमंत्री आवास योजना चला के, मुख्यमंत्री आवास योजना चला के हमारे लोगों को घर देने का काम कर रही है, तो 75 साल इस देश में एक बहुत बड़े समाज ने बिना घर के छत रात गुजारी, ये दिया सरकारों ने हमें। और इस देश में 81 करोड़ लोग सस्ता राशन लेते हैं, आप आंकड़े मंगा लो। अगर 80% लोग आपके बहुजन समाज के नहीं निकले तो तब आप मुझे कह देना 90% लोग निकलेंगे। जिस देश में 90 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हो, उन सरकारों से मुंह लगा के बैठ जाएंगे, हमें कुछ देंगे। मैंने कहा इससे 2 चीजें होंगी। बोले क्या? मैंने कहा एक तो सरकार को पैसा देना पड़ेगा, सरकार अधिकारियों को कहेंगे कि हत्या नहीं होनी चाहिए, इसको रोको, सरकारी पैसा खर्च हो रहा है। दूसरा, अगर इसमें और कुछ करना चाहते तो बोले कोई सुझाव। मैंने कहा जो व्यक्ति आप हम पे हिंसा करे उसी की संपत्ति कुर्क करो, उसी से लो पैसा, सरकारी पैसा मत लो। जो हमारे लोगों की हत्या करे, हम लोगों पे हिंसा करे, हमारी बहन बेटी का अपमान करे, उसी से उसकी जमीन वो करो नीलाम, उसका घर नीलाम करो, उसी से लो पैसा। तो जब जेब से देना पड़ेगा ना, तो फिर हत्या करने से पहले 1000 आदमी 1000 बार सोचेगा। अभी तो ठाक हत्या कर देता कि पुलिस सरकार देगी पैसा, हमें क्या मतलब, वो तो अपना पैसा कोर्ट में लगाता है। समझे ना समझे? मैं कह रहा हूं जिस दिन इस देश में 100 लोगों की कुर्की हुई और 100 लोगों को पैसा भरना पड़ा, आप मेरी बात कर रखना, वो अपनी पीढ़ियों को कह के जाएंगे किसी पर अत्याचार मत करना। आप समझो मेरी बात को। तो मैं तो कानूनी रूप से भी इसको सशक्त करने के लिए काम करता हूं, चाहे वो प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला। ये बात आप याद रखना, आप पढ़े लिखे लोग, प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल, ये हमारी जो महिला नेता बैठी हमारी बहन, सुनो आप भी, ये प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल लोकसभा में किसी OBC समाज के व्यक्ति ने नहीं फाड़ा, किसी मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने नहीं फाड़ा, किसी सामान्य जाति के व्यक्ति ने नहीं फाड़ा। इसको फाड़ने वाला भी हमारा अनुसूचित जाति का ही भाई था। और सांसद पता कहां से था? जानना चाहते हो कहां से सांसद थे? जहां की महान जनता ने मुझे, नगीना की जनता ने चुन के भेजा, वहीं से 2009 में सांसद बने थे। लेकिन बने थे ऐसी पार्टी से कि उस पार्टी के लोगों ने कहा लोकसभा में कि बिल तुम फाड़ दो, अगर तुम हमारे पक्के गुलाम हो। तो उन्होंने बिल फाड़ दिया। इसका मतलब उन्होंने अपने समुदाय के हितों को नहीं चाहा, अपनी पार्टी के आदेशों को मानने का काम किया। और आज भी यही हो रहा है। जो नेता हम जाति के आधार पर अपना मानते हैं, वो नेता अपनी पार्टियों का इतना गुलाम है कि वो हमारे ना जीते जी हमारी लड़ाई लड़ता, ना मरने के बाद हमारी लड़ाई लड़ता। हाँ, हमारे जीते जी संख्या के नाम पे हमारी संख्या इतनी है, इस नाम पे उसको कुछ ना कुछ मिल जाता है, फिर उसके बच्चों कुछ मिल जाता है, फिर उसके बच्चों कुछ मिल जाता है।
अभी ऐसा हुआ कि मेरे पास कुछ लोग आए कि साहब एक विधानसभा है रिजर्व, हम ये चाहते हैं कि आप अपनी पत्नी को लड़ा दो, जीत जाएंगे उसको 10 बजे जीत जाएंगे। मैंने कहा अच्छा साहब, मैंने कहा 11 बजे तो नहीं जीतेंगे? नहीं साहब 10 बजे जीत जाएंगे। तो मैंने कहा भाई मैं मिशन का काम कर रहा हूं, परिवार के पालन पोषण का काम नहीं कर रहा हूं। मैं उस सीट को हारना पसंद करूंगा, लेकिन अपने के परिवार के किसी व्यक्तिगत परिवार के अपने किसी मेंबर को वहां लड़ा के जीतना पसंद नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि भले ही मैं वहां से हार जाऊं, लेकिन मैं जिसका हिस्सा बैठता है, जिसका हक बैठता है, उसको देने का काम करूंगा। ये मेरा काम नहीं है कि मैं ही और मेरे परिवार के लोग उस सीट पे लड़ेंगे। बहुत कुछ है जो जानना, पहचानना, समझना। मैं बस आपसे कह रहा हूं, अगर आप पढ़ लिख लिए हैं, जो लिखा हुआ उसको पढ़ने लगे हैं, और जो मन में आ रहा है उसको लिखने लगे हैं, और जो दिख रहा है उसको देखने लगे हैं, और जो दिख रहा है उसके खिलाफ बोलने लगे हैं, सुनने लगे हैं, सुनाने लगे हैं, तो अब महापुरुषों से गद्दारी मत करो, अब तो एकजुट हो जाओ। और मैं केपी सिंह जी की बात को आगे बढ़ाता हूं कि पहले अपने यहां रोटी बेटी का रिश्ता करो, फिर दूसरे की तरफ उंगली उठाओ। पहले जमात बनो, भाईचारा बनाओ अपने लोगों में। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो लिखी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, किसी शंकराचार्य ने थोड़ा ही लिखी है। वो तो कहते हैं इससे पता नहीं क्या उनके डायलॉग है कि इससे वर्ण वो हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, मैं ज्यादा उन पर ध्यान नहीं देता। वर्ण संकर हो जाएगा अगर आप अंतरजातीय विवाह कर लेंगे। ये एकदम कहते हैं कि वर्ण संकर हो जाएगा। भाई ये तो धर्म में वो नहीं है। उनके हिसाब से तो ये समझिए कि आप जो माँ बाप तय कर दें या जो समाज तय कर दे वही सही है, और वो सारी बातों का के लिए जिम्मेदार ईश्वर को ठहराते हैं कि जोड़ियां ऊपर से बनती है, ईश्वर ने तय किया है कि इनमें ये पोथियों में सब लिखा हुआ है कौन कब पैदा होगा, कहाँ पैदा होगा, वो पूर्व जन्म है, भाग्य है, और कब मरेगा, किससे शादी होगी, सब आपके उसमें लिखा हुआ है, पहले से लिखा हुआ है, यही बताते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि वर्ण संकर हो जाएगा अगर आपने अंतरजातीय विवाह कर लिया। और बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं कि अगर आपको जातियों को तोड़ना है, जाति विहीन समाज बनाना है, तो आपको अंतरजातीय विवाह करना पड़ेगा। तो हमें देखना है कि क्या हम अपने महापुरुषों की विचारधारा पे खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। अगर हम अंतरजातीय विवाह नहीं कर रहे तो हम तो वर्ण संकर होने का डर लेके बैठे हैं जी। तो ये तो हमारे महापुरुषों की बात नहीं थी। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि महापुरुषों को पूजने से काम नहीं चलेगा, उनका जयकारा लगाने से काम नहीं चलेगा। महापुरुषों ने जो रास्ता दिखाया है, उनके विचारों को आत्मसात करके उन पर चलना पड़ेगा, और अपने परिवार को, अपने साथियों, रिश्तेदारों को चलने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। बाबा साहब कहते थे, मैं मंदिरों में नहीं, मैं किताबों में हूं, मुझे पूजने की नहीं, मुझे पढ़ने की आवश्यकता है। संत गाडगे जी महाराज हो, नारायण गुरु हो, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले हो, छत्रपति साहू जी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, मान्यवर काशीराम साहब, सबने यही कहा। आप भी नायक पूजा करने लगे हो, आते हो मेरे पैर छूते हो और मुझसे कहते हो कंधे पे हाथ रख दो। मेरी हाथ में कोई जादू है ही नहीं, और मैं पैर में कुछ रख के लाता ही नहीं जो आप उठा के ले जा लोगे, जिसको छू के आप बड़े नेता बन जाओगे, बहुत ज्ञानी बन जाओगे। किताबें नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं बनोगे, समझे। तो ये पैर छूना, दंडवत होना, सर पे हाथ रखवाना, और इसको हमारे यहां महापुरुषों की लिखी किताबों में चाटुकारिता कहते हैं। चाटुकारिता कुछ लोग तो मन से प्रेम की वजह से करते हैं वीरू, लेकिन ये इसको चाटुकारिता कहते हैं, नेता को खुश करना। मैं वो नेता हूं जो इन चीजों से खुश हो जाऊं, है जी, और ना ही मैं अपने महापुरुषों के विचारधारा के खिलाफ हूं। मैं तो जानता हूं कि मिशन में नायक पूजा मिशन को बर्बादी की तरफ ले जाती है, इसलिए नायक पूजा मत करो। जो मैं कहता हूं उस पर खड़े हुआ करो, वो काम किया करो। फिर आप देखो, आपकी तरफ मैं आज कह रहा हूं और एफिडेविट लिख के कह रहा हूं, लिख लो, जिस दिन ताकत बन जाएगी आपकी तरफ, कितना भी बड़ा सामंतवादी क्यों ना हो, जब आप गुजरोगे तो घूर के नहीं देख पाएगा आपको। मेरी बात को आप याद रखना।
मैं मानवता का विरोधी नहीं हूं, लेकिन अगर किसी को अहंकार हो कि वो माफिया है, वो बहुत बड़ा ताकत है, तो समय बदलता रहता है, लोकतंत्र है ये। आपकी तरफ और जो हमारे माथे का गौरव है, हमारी बहन बेटियां, उनकी तरफ तो आंख उठाना ये तो सपने में भी नहीं सोच पाएगा कोई। देखो, इतनी सरकारें आई, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज भी अन्याय होता है ना। मैं आज आपसे कह रहा हूं मेरे लोगों, 1 महीने के लिए ताकत मेरे हाथ में दे दो। अगर जिस दिन ताकत मिलेगी और 1 हफ्ते के बाद उस पूरे 1 महीने, उस बचे हुए 23 दिन में अगर आपके ऊपर किसी ने आंख उठा दी और वो रात को अपने घर सो गया, तो मैं लिख कर देता हूं, राजनीतिक इस्तीफा दे दूंगा। एफिडेविट कह रहा हूं, लिखवा लो मेरे लोगों। आज कह रहा हूं, अगर वो 7 दिन के बाद, प्रक्रिया में आने के बाद, अगर उसने 23 दिन में अन्य अत्याचार किया और रात को वो घर सो गया, तो मैं आपको लिखकर कह रहा हूं, मैं उस दिन इस्तीफा देकर, राजनीतिक इस्तीफा देकर राजनीति छोड़ दूंगा, घर बैठ जाऊंगा। मैं फिर कह रहा हूं, ये आपका 24 कैरेट है हर चीज में। आप इसको, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, हमें तो लड़ना कितने लोगों से पड़ रहा है, मैं आपको बताता हूं। देखो सुनो, जैसे हमने एक साहब को आए वो कि साहब मैं लड़ना चाहता हूं, हमने उनको अवसर दे दिया। अब वो अवसर दे दिया तो वो बेचारे, अब उनका कोई कहीं से कोई ऑफर कुछ आया होगा, या कोई और डरा भी देती है सरकार। उन्होंने अपना लिख दिया इस्तीफा भी 2 दिन पहले कि साहब नहीं दे रहे। हमने तो इसलिए वो किया और ज्यादा जोर देके कि भाई सामाजिक प्रतित्व मिले। हमने पहली लिस्ट में धानुक समाज के 2 से 3 लोगों को अवसर दिए, ठीक है, जिनमें निकेत जी यहां बैठे हुए, और वाल्मीकि समाज के भी भाइयों को अवसर दिया, कोरी समाज के लोगों को भी अवसर दिया, पासी समाज के लोगों को भी अवसर दिया। कोशिश की है, जिस समाज का नेतृत्व हम पे आ गया है और वो संघर्ष करा जीतने की तरफ बढ़ सकता है, उसको ताकत देने का काम पहली लिस्ट में हमने किया है। आप चेक कर लेना हमारी लिस्ट को। और ओबीसी समाज के लोगों को भी हम पे तो बहुत चर्चा हुई कि एक भी टिकट सामान्य जाति को नहीं दिया। भैया, टिकट देने की बात नहीं है। क्या वो हमारे विचारों से सहमत हैं? क्या वो सामाजिक न्याय से सहमत हैं? क्या वो हमारे लोगों, हमारी ताकत लेके हमारे लोगों के लिए काम करने के लिए तैयार हैं? क्या वो फूले, साहू, अंबेडकर, पेरियार को के आदर्शों को मानने को तैयार है? जो ऐसा हो सामने आ जाए, सामने आ जाएगा तो हम गारंटी देते हैं, मुझको साथ खड़े होकर उसको जिताने के लिए एडी चोटी का जोड़ लगाएंगे, आए वो सामने। लेकिन हम तो जानते हैं ताकत आप हमसे लोगे, काम आप कर नहीं पाओगे क्योंकि अपने समाज के खिलाफ नहीं जा पाओगे। तो हमने तो ये किया। तो चलाई खबर की साहब, कासगंज में एक बच्चे के साथ अन्याय हुआ, वहां आने से मना कर दिया। ये उन्होंने नहीं चलाई, मीडिया के लोगों चलाई। जबकि सच ये है कि मेरी जानकारी में नहीं है वो कि भाई कोई उस तरह का वहां जाने जैसी स्थिति है, क्योंकि मैं जाता वहां हूं जहां पे पुलिस और सरकार मिल जाती है, पीड़ित को तंग करती है, पीड़ित को न्याय मिलने की उम्मीदें कम हो जाती है। और मैं नहीं पूछता जाती है, मैं आपको विश्वास करो, हिमांशु जी यहां गवाह है, हम गए थे केतन के, हमने नहीं पूछी जाती। हमें पता लगा कि अनुसूचित जाति समुदाय का बच्चा है जिसको कील ठोक के मार दिया, और कैसी परिस्थितियों में गए। बार बार पुलिस रोक रही थी, गाड़ियां छोड़ दी, बुरा समय जब आता है तो बता के नहीं आता, धूप थी, फिर बारिश आ गई अचानक से, कपड़े पूरे तरबतर हो गए, भूख लग रही है, चढ़ाई आ गई। मैंने कहा क्या क्या परीक्षा ली जाएगी आज, देखो। फिर कुल मिला के किसी तरह से उनके घर पहुंचे। मैंने तो कपड़े बदल भी लिए, तो सब भीगे हुए थे, ये सब लोग भीगे हुए थे बारिश में। फिर वहां गए, फिर वहां से वापस आए, बहुत सब चीजें, कितने ऐसे मामले हैं। लोग गए थे वहां रायबरेली वाले में, जब पासी समाज के भाई को मार दिया था। हम लोग नहीं पूछते, ये हमारा काम नहीं है, हम उनकी छोड़ो, हम आरोपियों की भी नहीं पूछते। आप विश्वास करो मेरा, नहीं पूछते हम जाति। हमारी नजर में आरोपी अपराधी अपराधी है, और जिसके साथ अन्याय हुआ वो पीड़ित, हम पीड़ित के साथ खड़े हैं। हम इस बात में, हमारा स्पष्ट है बिल्कुल, हम इसमें कभी पूछते नहीं। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सारी चीजें रोज हमारे खिलाफ एजेंडा बना के चलाई जाती है कि भाई वो तो, उन्होंने तो ये नहीं किया, उन्होंने तो वो नहीं किया, उन्होंने तो, जैसे पहले क्या हुआ, बहुत दिन पहले ये अनिकेत जी के घर गया था मैं,
मैं जनरल बातें कर रहा हूं, आज पॉलिटिकल बातें नहीं, जनरल बातें। तो हमारे कार्यकर्ताओं को जब हम संगठन की वो ले रहे थे, जैसे आपके यहाँ संगठन की आप लेते होंगे मीटिंग, समीक्षा कर रहे थे, तो हमारा एक साथी बोला जी मेरा नाम है लक्ष्मी रतन पासी। तो मैंने उनसे कहा कि देखो संगठन में जातियां नहीं है, ये सारा संगठन अपना, तो यहां जाति की बताने की आवश्यकता नहीं। ये अनिकेत जी के यहाँ की बात है। तो मैंने कहा यहाँ पासी भी है, यहाँ कोरी भी है, यहाँ धानुक भी है, या कठेरिया भी है, सब लोग हैं, यहाँ जाटो भी सब लोग हैं, लेकिन संगठन के बाहर जातियां हो सकती है, संगठन के अंदर जातियां नहीं है। अगर जाति के आधार पर संगठन बनेगा तो चल नहीं पाएगा और बड़ा विस्तृत नहीं होगा। अगर समाज की लड़ाई लड़े जाति को पीछे छोड़ना पड़ेगा। अब कुछ नेता जिनको बेचैनी हुई कि ये समाज तो उधर की तरफ भाग रहा है, भाई भाग रहा है, तो उन लोगों ने चलाना शुरू किया, देखो जी इनको तो जाति से आपत्ति। मुझे क्यों जाति से आपत्ति होने लगी भाई, बताओ। मैं तो कह रहा हूं, आज कह रहा हूं कि द ग्रेट कठेरिया धानुक समाज जिंदाबाद। मुझे क्यों आपत्ति होने लगी? द ग्रेट वाल्मीकि समाज, द ग्रेट पासी समाज, द ग्रेट कोरी समाज, द ग्रेट जाटो समाज, सब जिंदाबाद। भाई मैं, आप समझो मेरी बात को, मैं आदमी दूसरे तरह का हूं। मैं ना पुराने लोगों की तरह सोचता हूं, ना मैं पुराने लोगों की तरह काम करता हूं। आप समझो मेरी बात को, हम अलग तरह से काम करते हैं और हमें पता है कि हमें किस तरह से अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाना। लेकिन अब सुबह शाम यही लगी रहती है कि साहब ये कर दिया, वो कर दिया। ये सारे भरम जाल आपके ऊपर आने वाले कल में थोपे जाएंगे, आपके गुमराह करने के लिए प्रयास किया जाएगा। जैसे दलित समाज के भाइयों कहते हैं कि साहब देखो जहां मुसलमान आरोपी होता है वहां तो नहीं जाते, वहां तो नहीं जाते। और मैं कहता हूं जहां मुसलमान आरोपी है वहां जाने की जरूरत नहीं है, सरकार उसका ऐसा इंतजाम कर देती है, ऐसा इंतजाम कर देती है कि उसकी पीढ़ियां भी जो है कमर सीधी करके नहीं खड़ी हो सकती। आप देख लो, चाहे मैं जो आपसे गलत कह रहा हूं भाई, आप देखो ना हर जिले में रोज 2-3 हत्या, 2-3 इस निकम्मी सरकार में हो रही है, तो एक आदमी सब जगह तो नहीं जा सकता। जहां अगर मुसलमान ने कहीं अपराध कर दिया है किसी कमजोर पे, तो पहले तो उसको गोली लग रही है पकड़ते ही, फिर उसके घर में बुलडोजर चल रहा है, फिर उसकी संपत्तियों की जांच हो रही है, एजेंडा सेट होता है क्योंकि वहां सही बैठता है। फिर तो जहां इतना मार पड़ गई है और न्याय हो रहा है, तो वहां जाने की जरूरत क्या है? ऐसे तो आप समझो कि पूरे 75 जिलों में दिन में को मैं जो है हेलीकॉप्टर लेके या कुछ लेके घूमते ही रहूंगा। आप समझो ये बातें कही जाती है समाज में जाके कि वहां तो नहीं जाते साहब, वहां तो नहीं जाते साहब। ये इसलिए कही जाती हैं क्योंकि उनको एक डर हो गया है। वो जो एक किस्सा सुनाया जाता ना कि झाड़ू वाला, वो कि अगर हम बटे हुए हैं सीखों में तो हम कचरा बन जाएंगे और हम इकट्ठे हो जाएंगे, बंध जाएंगे, एकजुट हो जाए तो हम बहुत सारे कचरे को साफ कर देंगे, ताकतवर हो जाएंगे। वो इस बात को जानते हैं। और ये तब से ज्यादा शुरू हुआ जब से 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन में आपने इस पूरे देश को बताने का काम किया, पूरे देश को बताने का काम किया, अगर हमारे अधिकारों को छूने का प्रयास करोगे तो छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए पिछले दरवाजे से ये सरकार आरक्षण खत्म करो, SC/ST एक्ट खत्म करो, प्रमोशन रिजर्वेशन खत्म करो, इन सब चीजों को पिछले दरवाजे से राजनीतिक षड्यंत्र कर करके अपने लोगों से चलवाती है, फिर कोर्ट में भिजवाती है, फिर कोर्ट से ऑर्डर करवा देती है। हम सब देख रहे हैं, खुली आंखों से देख रहे हैं। लेकिन मैं आज आगरा की इस पवित्र धरती से, इस क्रांतिकारी धरती से कहना चाहता हूं कि हम चुप नहीं रहेंगे। आप मेरी बात को याद रखना। अभी 4 मेडिकल कॉलेज का इश्यू था, जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान का पैसा केंद्र सरकार द्वारा 70% आया और 30% राज्य सरकार ने लगा के 4 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में बनाए। पहला कहां बना? सहारनपुर में, दूसरा कहां बना? कन्नौज में, तीसरा कहां बना? जालौन में, चौथा कहां बना? अंबेडकर नगर में। 4 मेडिकल कॉलेज बने। विशेषता क्या है? 90 मेडिकल कॉलेज हैं, प्राइवेट सरकारी 90 मेडिकल कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश में। इन 4 मेडिकल कॉलेज में विशेषता क्या है? देखो समझने की बात, इन 4 मेडिकल कॉलेज में 70% सीटें SC/ST के बच्चों के लिए आरक्षित है, क्योंकि 70% पैसा स्पेशल कंपोनेंट प्लान का आया था। ठीक है, जैसे मुस्लिम समाज के भी कुछ इंस्टीट्यूशन है, जैन समाज के भी हैं, और समाजों के भी हैं, वो उनके पैसे से बना है, तो उनमें उनका प्रतिभाग कमेटी, उनकी बोर्ड वोट सब उन्हीं का होता है।
तो इन 4 मेडिकल कॉलेज में 70% सीटें रिजर्व हैं और उन 70% रिजर्व सीटों में शेड्यूल कास्ट की हर जाति के बच्चे को डॉक्टर बनने के लिए सीट मिलती है। ठीक है, ना किसी एक जाति के लिए है, ना किसी एक धर्म के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए। अब क्या हुआ, पिछले साल एक लड़की चली गई कोर्ट में कि साहब देखो यहां 70% रिजर्वेशन है, इसलिए मुझे सीट नहीं मिल रही है। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि भाई 70% रिजर्वेशन नहीं हो सकता, बिना जानकारी के, बिना किसी बात के स्टे लगा दिया। और इस बार मेडिकल कॉलेज के बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, जो बच्चे जिनको सीट चाहिए भी नहीं, जो पढ़ रहे हैं। एक बात इंपॉर्टेंट बात है, ये जाते हैं निकेत उनकी मदद करने के लिए। लेकिन देखो गजब की बात सुनो, एक डॉक्टर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर बनाने के लिए, एडमिशन कराने के लिए करोड़ों रुपए की डोनेशन चाहिए, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में करोड़ों रुपए फीस लगती है। तो 200 डॉक्टर कम बनेंगे हमारे, अगर ये हमारी 70% सीटें इन 4 मेडिकल कॉलेज में चलेगी। कितने डॉक्टर? 200। कितने डॉक्टर? 200 डॉक्टर कम। लेकिन आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, जो ठेकेदार बने हुए हमारे जाति के आधार पे, जो सरकार कहती है कि भाई हम दलितों के, पिछड़ों के हितैषी हैं, बताओ हमारे 200 डॉक्टर हमसे छीने जा रहे हैं। क्यों नहीं उनके मुंह से आवाज निकल रही है भाई? क्यों नहीं निकल रही? 69,000 शिक्षक भर्ती में 20,000 पदों पे जो घोटाला हुआ, हमारे 20,000 टीचर जो बनते हैं SC ST OBC के, वो घोटाला आपने कर दिया। मैं ये बात समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं कि हम मिलके भी 200 करोड़ रुपए इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। जितने लोग हम यहां मौजूद हैं, अगर हम मिलके एक एक पैसा भी जुटाए तो 200 करोड़ रुपए इकट्ठा नहीं कर सकते भाई। लेकिन 200 करोड़ जो इकट्ठा करके 200 डॉक्टर बनाने का प्रयास हम करेंगे, वो ताकत हमसे छीन ली गई, सिर्फ और सिर्फ ये दिखा के कि हिंदू हिंदू भाई भाई। हम तब तक भाई हैं जब तक हम आपकी पार्टी को वोट कर रहे हैं, आपके साथ धर्म का नारा लगा रहे हैं, आपके कैसे मुसलमानों के सामने तन के खड़े होकर लाठी डंडे लेके खड़े हैं। लेकिन जब हमारे बच्चों के हक अधिकार की बात आएगी तो मुसलमान नहीं आ रहा वहां आरक्षण का आंदोलन के खिलाफ आंदोलन करने, SC ST एक्ट के खिलाफ आंदोलन करने। SC ST एक्ट उस पर लगता है जो अपराध करता है, जो अपराध नहीं करता उस पर SC ST एक्ट नहीं लगता। और ताकतवर लोग SC ST एक्ट का दुरुपयोग कर सकते हैं, कमजोर नहीं कर सकता है। हमारा तो 90% समाज कमजोर है। ठीक है, हम तो थाने में जाते डरते हैं हमारे लोग, अब तो जाने लगे। ये जब से भीम आर्मी के लोग काम करने लगे हैं, ये नव जागृति कठेरिया धानुक समाज महासंघ के लोग काम कर, तब से थाने में जाके आंख से आंख मिला के बात करने लगे। ऐसा चलो क्यों भाई FIR क्यों लिखी? वो कहता है कि जी लिख रहे हैं। कब लिख रहे हो? FIR लिखो इनकी, FIR लिखो और बताओ गिरफ्तारी कब करोगे, वरना आंदोलन हो जाएगा। तो कहते हैं यार ये नीले पटके वाले हैं तो FIR लिखनी पड़ेगी। समझ रहे हो? लेकिन सोचो जब ये नहीं थे संगठन, तो जिन नेताओं को वोट कहते थे वो कहते हमारी सरकार नहीं है। भाई सरकार नहीं आएगी तो क्या समाज को बढ़ने के लिए छोड़ दिया जाएगा? नहीं, सरकार नहीं है तो सड़कों पे लड़ेंगे, आवाज उठाएंगे, आंदोलन करेंगे, मूवमेंट चलाएंगे। और जिस दिन सरकार आएगी, मैं गारंटी से कहता हूं थाने का दरवाजा नहीं देखना पड़ेगा मेरे लोगों, मेरी बात को आप याद। फिर तो इधर से एक फोन आया करेगा बूथ के वर्कर का कि साहब ऐसी वहां एक घटना हो गई है, या उनकी पेंशन नहीं बंधी, या उनका मकान गिर गया, कोई ऐसी वो हो गई, तो तत्काल वहां से फोन आया करेगा अनिकेत जी का कि सुनो अगर शाम तक ये तैयार नहीं हुआ तो शाम के बाद बोरी बिस्तर बांध लेना, किसी और जिले में कटेगी, सुबह सूरज कहीं और निकलेगा। तो फिर वो क्या करेंगे? वो करेंगे जो हाथरस के समय हमने देखा, जब हम हाथरस के परिवार से दूसरी बार मिलने के लिए गए तो बड़े बड़े गड्ढे हो रहे थे, गंदगी पड़ी हुई थी। रात को 1:30 बजे हिमांशु जी ने मुझे उठाया कि भाई साहब कुछ देखोगे उठ के? मैंने क्या कि वो सेक्रेटरी भी आ गया, ADM भी आ गया, SDM भी आ गया, प्रधान भी आ गया, और रात को सड़क बना रहे हैं। भाई साहब आओ दिखाता हूं आपको। मैं उठ के गया 2:30 बजे, तो सड़क बन रही है। ये हमने तब सुना था कि जब भी मुख्यमंत्री आता है तो सड़क बना देते हैं रात की रात में, अधिकारी पूरी रात बेलचा लेके खड़े होते हैं उनके पास कि भाई बनाओ, सुबह का दौरा है। ठीक है, तो हमने कहा भाई बात तो सही है, अगर सरकार अपने पे आ जाए तो फिर तो भाई हो सकता है। मैं आज आपको कह रहा हूं, ये जो हमारे साथी स्कूल ठीक करो आंदोलन चला रहे हैं,
तीन साल पहले अधिवेशन में मैंने भीम आर्मी के साथियों को कहा था कि आप 1 लाख पाठशालाएं देश के अंदर खोलो दिल्ली से, क्योंकि शिक्षा के हालात बहुत खराब। और आप जानते हैं ये तो बेचारे अब आंदोलन चला रहे हैं। जब से मैं सांसद बना हूं लगातार कॉलेजों का दौरा करके, कॉलेजों में किस तरह के, स्कूलों में किस तरह की व्यवस्था है उनकी जांच करके, जो नहीं होती अपने आप से भी करता हूं और अधिकारियों को कह के वो करवाने की कोशिश करता हूं। और 6 महीने पहले से मैं सबसे कह रहा हूं कि कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई मुफ्त करो और क्वालिटी एजुकेशन दो। हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में जहां 6 सब्जेक्ट है और 2 टीचर हैं, बिल्डिंग का ये नहीं पता, कभी बच्चा किताब की तरफ देखता है, कभी बिल्डिंग की तरफ देखता है कि कब बिल्डिंग ऊपर से गिर जाएगी। पसीने में लथपथ है, कमर में बैग डाल के कई किलोमीटर जाके जो है स्कूल पहुंचने का काम कर रहा है। रास्ते खराब है, 1-1 फीट गारा हो रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। बस मिड डे मील का खाना खिला के, वो भी पानी वाला खाना खिला के, और ये दिखाते हैं कीड़ों वाला खाना खिला के कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक बच्चा सीबीएसई बोर्ड में पढ़ेगा, एक गवर्नमेंट बोर्ड में पढ़ेगा, वहां टीचर नहीं है। टीचर, आज मुझे 2 टीचर मिले, कह रहे हैं भैया एतमादपुर विधानसभा में कि शिक्षण कार्य को छोड़ के सारे कार्य करवाती है सरकार हमसे, बस शिक्षण कार्य नहीं कराती। और हम नौकरी लगे हैं, महापुरुषों कर्ज उतारना चाहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हमसे सारे काम करवाती, बस शिक्षण कार्य नहीं करवाती सरकार। तो भैया कोशिश करो कि राज्य में आ जाओ, हमें पढ़ाने का मौका दो। हम इन प्राइवेट स्कूलों का मुकाबला सरकारी स्कूल से करके दिखाएंगे, क्योंकि हम इन्हीं से निकल के आए। इसलिए कह रहा हूं, जब तक शिक्षा नहीं लोगे, जब तक सामाजिक जिम्मेदारियों को नहीं समझोगे, और जब मैं अपनी बात को खत्म करने की तरफ आगे बढ़ रहा हूं, तो एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। 100 आरोप लगेंगे, 100 तरह की बातें की जाएंगी, लेकिन जब भी कोई बात हो धैर्य रखकर इंतजार करना। जब जब मेरी कलम उठेगी वो आपके पक्ष में उठेगी, कभी मेरी कलम आपके खिलाफ नहीं उठेगी। मेरी बात को आप याद रखें। दूसरी बात जो अति महत्वपूर्ण है वो ये है, आप बहुत पैसे वाले हो सकते हैं, बहुत पढ़े लिखे हो सकते हैं, आप देखने में बहुत सुंदर हो सकते हैं, शरीर में बहुत बलवान हो सकते हैं, आप बड़े व्यापारी हो सकते हैं, आप पे बहुत जमीन हो सकती है, आप बहुत बड़े अधिकारी हो सकते हैं, अगर आप समाज से जुड़े हुए नहीं हैं, अगर आप बुरे वक्त में समाज का हाथ नहीं पकड़ते हैं, अगर आप समाज के दुख सुख में नहीं खड़े हैं, तो समाज के लिए आपका कोई योगदान नहीं है, तो समाज को आपकी कोई जरूरत नहीं। समाज के दिलों में आपके प्रति कोई प्रेम नहीं है। मेरा तजुर्बा है, बड़े से बड़ा पैसे वाला जाता है, 100 लोग नहीं इकट्ठे होते, गांव का काम करने वाला एक सामान्य सामाजिक कार्यकर्ता जाता है, आसपास के 100 किलोमीटर के लोग आते हैं कि भाई ये आदमी बहुत अच्छा था, समाज की सेवा करता था। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अपने बच्चों के अंदर, अपने अंदर तो आपके हैं, अपने बच्चों के अंदर ये भाव जरूर डालना कि जिस समाज में पैदा हुए हो, अगर कभी उस समाज का हाथ पकड़ने का अवसर आए या उस समाज के अधिकारों में कभी हमला हो, तो अपनी कुर्सी की परवाह मत करना, अपने समाज के हितों की रक्षा करना, सच्चे बेटे बन के दिखाना, कपूत मत बन जाना, समाज से धोखा मत करना, समाज से गद्दारी मत करना, समाज को अकेला मत छोड़ना। ये समाज बहुत भरोसा करता है और हर बार ठगा जाता है, हर बार भरोसा करता है, हर बार ठगा जाता है, हर बार भरोसा करता है, हर बार ठगा जाता है। कोई तो सवेरा आए कि इस बार समाज ना ठगा जाए, कोई तो सवेरा आए कि नेता समाज के लिए हो, समाज का यूज करने के लिए ना हो। नेता समाज को देना चाहता हो, सिर्फ समाज से जात के नाम पे लेना ना चाहता हो। एक दिन ऐसा आएगा, मेरा विश्वास आप याद रखना। मैं पुनः आपको बधाई देता हूं, आपके इस प्यारे संगठन के लिए मंगल कामनाएं करता हूं। और आप कह रहे थे कि भाई हम खून देंगे, विश्वास करो अब जो आने वाला समय है वो आपका, उसमें आपका खून बहाने के लिए लोहे का गुर्दा चाहिएगा, जो अभी मां के कोख से जन्म नहीं होता, क्योंकि
अगर खून कोई बहाएगा तो वो चैन से नहीं बैठ पाएगा, याद रखना मेरी बात। मैं गया था बिहार, बेटी का नाम था ज्योति पासवान, उसकी रेप करके हुई थी हत्या, जिला है दरभंगा। जिस व्यक्ति ने की थी, ये मुझसे कहा गया अधिकारियों द्वारा कुछ कि वो बहुत ताकतवर आदमी है, सांसद जी का खास है, उसको गिरफ्तार नहीं कोई कर पाएगा। हम धरना देके आईजी के दफ्तर में गए, पता करा लेना आप, दरभंगा जिला, मैंने इसलिए बता दिया आपको, बाढ़ आई हुई थी, खूब बात हुई, आंदोलन हुआ, फिर वार्ता हुई, तो मैंने कहा 20 दिन आपके, 21वां मेरा, 19 दिन तक फोन नहीं करूंगा, 20वें दिन फोन करूंगा। और अगर 20वें दिन तक ये गिरफ्तार नहीं हुआ तो 21 दिन के बाद जो होगा उसके जिम्मेदार आप। 18वें दिन फोन आया मुझे आईजी का, गिरफ्तार कर लिया भैया। और सिर्फ गिरफ्तार नहीं किया भैया, जेल भेज दिया। इसलिए आपसे कह रहा हूं, एक बार पैदा हुए एक बार मरेंगे। लोग याद रखेंगे कि हमारा नेता धोखेबाज था या हमारा असली था। अगर आप साथ दे दो, आप सबको कह रहा हूं, आप अगर साथ दे दो तो याद रखना 2027 में ऐसा इनकलाब पैदा होगा कि नोटों वाले हार जाएंगे और वोटों वाले जीत जाएंगे। मेरी बात का, और जो हमारे महापुरुष कहते हैं कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, और आरक्षण से लेंगे एसपी-डीएम, वोट से लेंगे सीएम पीएम, और धन धरती राजपाट बट के रहेगा। जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये होना ही है इस देश में। आज कह रहा हूं, मीडिया के बंधु भी रिकॉर्ड कर लेना, पता नहीं क्या क्या चलाओगे आप। बहुजन मीडिया के लोगों का तो धन्यवाद बहुत बहुत, पता नहीं कौन कौन सा स्टेटमेंट मेरा चलाओगे यहां का। याद रखना मेरी बात को, नोट कर लेना। कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, भेड़ बकरी पालो, मगर गलतफहमी मत पालो। जब तक इस देश में गैर बराबरी रहेगी, छुआछूत रहेगा, आरक्षण रहेगा। पहले संवैधानिक मूल्य को स्वीकार करो, जातिवाद छोड़ो, गैर बराबरी बंद करो, भाईचारा बनाओ, समता मूलक समाज बनाओ, जातीय बंधन तोड़ो, जातिहीन समाज बनाओ। ये आरक्षण हम आपके मुंह पे फेंक के मार देंगे उसी दिन, मेरी बात को आप याद रखें। अब तो हमारे लोग पढ़ने लगे हैं, बोलने लगे हैं, लिखने लगे हैं। मैं आज गारंटी से कहता हूं, आज 2026 चल रहा है, 2051 में एक ऐसा समय आएगा कि हमारी तीसरी पीढ़ी मैदान में होगी। तुम्हारी मेरिट को अगर फाड़ के, तुम्हारी मेरिट को, जिस छूटी तथाकथित मेरिट का आप जिक्र करते हो, इंटरव्यू में गला काटते हो, अंगूठा काटते हो हमारा, इंटरव्यू में पछड़ जाते हो आप हमसे, मेन एग्जाम में, रिटर्न में, इंटरव्यू में हमें 150 और खुद को 225 लेके, और जो एकलव्य का अंगूठा काटने की प्रक्रिया चल रही है, तुम्हारी इस तथाकथित मेरिट का भी स्वागत करेंगे और इस मेरिट को फाड़ के तुम्हें बताएंगे कि जिनको सदियों तक दबा के रखा गया वो कमजोर नहीं थे, उनके रास्ते आपने बंद किए थे। मेरे तो याद है, सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए 1911-12 का समय था, एक अधिवेशन था, उसमें यह माना गया कि अनुसूचित जाति अछूतों को भी विद्यालय में सरकारी विद्यालय में पढ़ने की अनुमति होनी चाहिए। आप महसूस करके देखो, बाबा साहब तो के पिता तो सूबेदार थे, तो वो बाहर बैठ के पढ़ते थे। जिनके पिता सूबेदार नहीं थे, इसके सागर के बाबा, मेरे बाबा जो खेतीहार मजदूर थे, वो कहां पढ़ते होंगे भाई। मेरे पिताजी 12वीं तक मुझे बताते थे, मेरे मित्र हो गए थे अंतिम समय में, वो 12वीं तक मेरे पिताजी कहते थे कि 12वीं में पहली बार मेरे पास पजामा आया चंद्रशेखर। 11वीं तक मैंने पट्टू के कच्चे से थोड़ा सा बड़ा कच्चा होता था, 11वीं तक उसमें पढ़ाई की है। और 12वीं के बाद जब मैं पढ़ने के लिए गया देहरादून तेरे ताऊजी के पास, तब मेरे पास पहली बार पजामा आया, पैंट भी नहीं। मुकाबला करो, चाणक्य के रिश्तेदारों, मुकाबला करो, समय आने वाला, चिंता मत करो।
राजनीति में भी पछाड़ेंगे, एजुकेशन में भी पछाड़ेंगे, नौकरी में पछाड़ेंगे, लेकिन जैसा बाबा साहब ने कहा था, हम प्रथम और अंतिम भारतीय हैं, इस देश की मिट्टी के कण के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे देंगे, झुकेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। भारतीय संविधान जिंदाबाद, कमजोर किसान मजदूर जिंदाबाद, नव जागृति कठेरिया धानुक समाज महासंघ जिंदाबाद, और मेरी माताएं बहनें बुजुर्ग नौजवान साथी सब जिंदाबाद। धन्यवाद।